आप नहीं ट्रस्ट कर सकते, वो आपको लालच देकर कंफ्यूज करके कुछ गड़बड़ कर। आपको जो सावधानियां बरतनी हैं एक नॉर्मल मोबाइल फोन में, वो आपको iOS के साथ भी बरतना चाहिए। सतर्कता में ही समझदारी है। देखिएगा साइबर अलर्ट शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं अब तक के समाचार। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। म्यांमार में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1000 के पार, 2376 लोग घायल। पीएम मोदी ने जताई एकजुटता, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भेजी राहत सामग्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण की विरासत देना हमारा दायित्व। गृहमंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय बिहार दौरा। भाजपा समेत एनडीए नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 16 नक्सली ढेर, 2 जवान भी घायल। मौके से 10 AK-47 बरामद। गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सल को जड़ से खत्म करने के लिए दोहराई प्रतिबद्धता। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के बहुत अच्छे परिणाम बताए। मिलने की बताई उम्मीद। पीएम मोदी को बताया अच्छा दोस्त और बेहद बुद्धिमान व्यक्ति। और आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। म्यांमार में भूकंप के कारण मरने वालों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है, जबकि 2376 लोग घायल हो गए हैं। म्यांमार की सैन्य सरकार ने मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका व्यक्त की है। वहीं बीती रात एक बार फिर म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार ये भूकंप रात में 11:56 पर आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.2 दर्ज की गई। इससे पहले शुक्रवार को दिन के समय में आए 7.7 तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप से म्यांमार कांप उठा। म्यांमार के मांडले में भूकंप से कई इमारतें ध्वस्त हो गईं, जिसमें शहर का सबसे बड़ा ईसाई मठ भी शामिल है। वहीं राजधानी शहर नेपिताफ में बचाव दल को सरकारी कर्मचारियों के आवास वाली कई इमारतों के मलबे से पीड़ितों को निकालते हुए देखा जा सकता है। वहीं थाईलैंड के बैंकॉक में भूकंप से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 22 लोग घायल हो गए हैं। वहीं 101 लोग अभी भी लापता हैं। भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता के तहत 15 टन राहत सामग्री भेजी है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत ने पहले रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हुए म्यांमार को सहायता भेजी है। 15 टन सहायता सामग्री यांगून पहुंच चुकी है। ये राहत सामग्री भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से हिंडन एयरबेस से भेजी गई है। इस सहायता का उद्देश्य म्यांमार में जारी मानवीय संकट को कम करना है। राहत सामग्री के प्रमुख सामान में टेंट, स्लीपिंग बैग्स, कंबल, रेडी टू ईट मील्स और पानी साफ करने वाले उपकरण शामिल हैं। यही नहीं, इसके साथ हाइजीन किट, सोलर लैंप्स, जनरेटर सेट्स और आवश्यक दवाइयां जैसे पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, सिरिंज, ग्लव्स, कॉटन बैंडेज और यूरिन बैग्स भारत की ओर से राहत सामग्री के तौर पर भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार में हुई प्राकृतिक आपदा पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि म्यांमार के वरिष्ठ जनरल महामहिम मिन आंग ह्लाइंग से बात की, विनाशकारी भूकंप में हुई मौतों पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। एक करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में भारत इस कठिन समय में म्यांमार के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, खोज और बचाव दल को प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से भेजा जा रहा है। रुक करते हैं अन्य खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ पर्यावरण की विरासत देना हमारा दायित्व है। पर्यावरण और अधिक जीवंत बनाना हमारा दायित्व ही नहीं, बल्कि हमारे लिए एक चुनौती भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम स्वच्छ पर्यावरण की विरासत प्रदान करें। इसके लिए हमें पर्यावरण के प्रति सचेत, संवेदनशील जीवन शैली अपनानी होगी, ताकि पर्यावरण का संरक्षण तो हो ही,
इसके अलावा उसका संवर्धन भी हो तथा पर्यावरण और अधिक जीवंत बन सके। स्वच्छ पर्यावरण की विरासत और आधुनिक विकास का समन्वय करना एक अवसर भी है और हम लोगों के सामने चुनौती भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगे कहा कि विकास की भारतीय विरासत का आधार पोषण है, शोषण नहीं, संरक्षण है, उन्मूलन नहीं। पिछले 10 वर्ष के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को समय से पहले पूरा किया है। इसके लिए मैं भारत सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकार तथा सभी देशवासियों की सराहना करती हूँ। विकास की भारतीय विरासत का आधार पोषण है, शोषण नहीं, संरक्षण है, उन्मूलन नहीं। इसी विरासत के अनुरूप हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। पिछले दशक के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अनुसार तय किए गए नेशनलिटी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को समय से पहले पूरा करने की अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसके लिए मैं भारत सरकार, विशेषकर पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सरकार, सभी स्टेक होल्डर्स तथा देशवासियों की सराहना करती हूँ। पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र केवल मानव अधिकारों की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वनस्पतियों, जीवों, नदियों और पहाड़ों सहित सभी जीवन रूपों तक है। पर्यावरण का संरक्षण करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। Environment protection is in Indian ethos. The mantra of Sarve Bhavantu Sukhina is confined not just to the protection of human rights, but the protection of all life forms, including the flora and fauna and our rivers and mountains. Environmental protection is also a fundamental duty enshrined in our Constitution. But international level, under the Paris Agreement, the world arrived at a consensus that the global community needs to unite to fight climate change. But the world also agreed that this fight must be based on the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities. यूनियन इंटरनेशनल डायस एडवोकेट संगठन के कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली हाईकोर्ट के कैंपस में हुआ, जिसके प्लेनरी सेशन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हिस्सा लिया। सेशन की थीम मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरता भारत रही। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत निवेश की बेहतर जगह है, क्योंकि यहाँ मजबूत लोकतंत्र है, मजबूत मीडिया है, न्यायपालिका है जो हर किसी का हित सुरक्षित रखती है। यूआईए संगठन विश्व भर में फैले प्रवासी समुदायों के अधिकारों, हितों और उनकी सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने का काम करता है। ये संगठन प्रवासियों को कानूनी सहायता, सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार और उनके मूल देशों के साथ जुड़ाव बनाए रखने में भी मदद करता है। प्लेनरी सेशन में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता कृष्णन वेणुगोपाल, पल्लवी श्रॉफ ने भी भाग लिया। India offers to the world as an investment destination, as a country to trade with, 4 or 5 very significant advantages. But the biggest one of them all is democracy. The fact that we are a country that respects the rule of law, the fact that we have a very vibrant media, a very, very strong judicial oversight on the working of the government, on the working of every policy that we frame, the fact that everybody is assured of justice at the end of the day. खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार विकास की राह पर है। उन्होंने बिहार के लोगों से राज्य को दोबारा अंधेरे में जाने से बचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में जनादेश दिया, उसी प्रकार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के पक्ष में मतदान करें। ये मीसा जी का नाम मीसा क्यों पड़ा? क्योंकि लालू जी जेल में थे जब ये पैदा हुए, और यही जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो क्या हाल बिहार का बना दिया। बोलो, जंगल राज था कि नहीं था?
आप बताइए, डॉक्टर वहां से पलायन हुए थे कि नहीं हुए थे? आप बताइए, अपहरण उद्योग था कि नहीं था? डॉक्टरों को उठा लिया जाता था कि नहीं उठा लिया जाता? तो बोलो, बिहार में अंधेरा छाया था कि नहीं छाया था? और नीतीश जी के राज में उजाला आया कि नहीं आया? मोदी जी के राज में आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? दिल्ली आपने संभाल लिया, अब बिहार की जो आवश्यकता है उसको हमको। केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के लिए पूर्वांचल के लोगों के प्रति आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहां पूर्वांचल चल पड़ता है, उसी दिशा में देश चल पड़ता है। विधानसभा के दिल्ली के चुनाव हुए, उसमें नए सूरज के उदित होने का आपने जो आह्वान किया और मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में लाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह भी बात सच है कि जहां पूर्वांचल चल पड़ता है, वहां देश चल पड़ता है। इतिहास इस बात का गवाह है। चाणक्य की भूमि, जहां हमने नीति को सीखा। गांधी जी का भी आंदोलन चंपारण से शुरू हुआ और जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी बिहार की धरती से हुआ। विश्व को प्रजातंत्र देने का तंत्र अगर कहीं विकसित हुआ तो वह भी बिहार की धरती पर। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के माध्यम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने एक बड़ा कार्यक्रम शुरू करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के पास जो जिम्मेदारी है, इसके तहत आज सिख समुदाय के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। हमारा लक्ष्य युवाओं और महिलाओं को स्किलिंग देना है। इसमें स्टाइपेंड का प्रावधान भी होगा, साथ ही रोजगार सृजन भी होगा। सिख कम्युनिटी के लिए एक विशेष कार्यक्रम का यहाँ लॉन्च हुआ है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से हम बहुत बड़ा एक कार्यक्रम शुरू करने का आज एमओयू साइन किया है। इसमें स्किलिंग के लिए जो बेसिक सिख कम्युनिटी में युवाओं के लिए हम टारगेट कर रहे हैं, महिलाओं के लिए टारगेट करके हम काम कर रहे हैं। इसमें स्टाइपेंड का प्रावधान होगा और बाकी जो ये जो प्रोग्राम को चलाने के लिए जो आर्थिक सहायता चाहिए वो भी हम मदद करेंगे। अलग अलग यूनिट सेंटर बना के काम करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा। शुरुआत में हम 31,000 युवाओं के लिए टारगेट रखा है, लेकिन इसको हम एक्सपांड करेंगे। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे देश में सभी को बोलने की आज़ादी है। किसी भी बिल का विरोध और समर्थन करने की आज़ादी है सभी के पास। लेकिन मेरा सबसे अनुरोध है कि बिल में जो प्रावधान है उसे अच्छी तरह से पढ़कर ही अपनी प्रतिक्रिया दें, बेवजह अशांति ना फैलाएं। हमारा देश में सबको बोलने का आज़ादी है। कोई भी बिल, कोई भी कानून को समर्थन या विरोध करने का आज़ादी है। मेरा सभी को एक ही अनुरोध है कि बिल में जो प्रावधान है उसको अच्छी तरह से पढ़ करके प्रतिक्रिया करना चाहिए। जब मैं बिल रखूंगा पार्लियामेंट में, ध्यान से सुनना है। अगर एक भी वाक्य, एक भी पॉइंट नेगेटिव है, मुसलमान कम्युनिटी के लिए नुकसान पहुंचाने वाला प्रावधान है, तो आप बताइए ना। बिना मतलब का अगर माइक बजा करके कॉलोनी में झूठे बातें, अफवाहें फैला रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुकमा जिले के केरलापाल क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच आज सुबह हुई मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए हैं। केरलापाल क्षेत्र में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर सुकमा डीआरजी और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी सर्च अभियान के लिए रवाना हुई थी। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ स्थल और आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा बलों द्वारा सघन तलाशी अभियान भी जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुरक्षा बलों को इस कामयाबी के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं उनके साहस को नमन करता हूं। हमारी सरकार को इस संबंध में लगातार सफलता मिल रही है। लगातार हमारी सरकार को नक्सलवाद में बड़ी सफलता मिल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान ताकत के साथ, बहादुरी के साथ
नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक ये 15 महीने में बहुत बड़ी सफलता मिली है जो पूरा देश जानता है। सुकमा में नक्सल के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों ने 16 नक्सलियों को ढेर कर हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि नक्सलवाद पर एक और प्रहार। हमारे सुरक्षा बलों ने सुकमा में एक अभियान में 16 नक्सलियों को ढेर कर दिया है और स्वचालित हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए संकल्पित हैं। हथियार रखने वालों से मेरी अपील है कि हथियार और हिंसा से बदलाव नहीं आ सकता, केवल शांति और विकास ही बदलाव ला सकता है। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भाजपा महिला मोर्चा द्वारा महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कमल मित्र योजना, सेल्फी योजना सहित विभिन्न योजनाओं को लेकर महिलाओं को जागरूक करने वाली महिलाओं को उत्कृष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वनथी श्रीनिवासन, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अलावा भाजपा के संगठन मंत्री BL संतोष के साथ ही देश भर से आई महिला मोर्चा के पदाधिकारी शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की आधी आबादी के विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू की हैं, जिससे महिलाओं का सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री के पद पर अपने कार्यकर्ता, अपने एक नेता नरेंद्र मोदी को पहुंचते देखा साल 2014 और उनका पहला राष्ट्रीय आह्वान जो हुआ, उन आह्वानों में से एक था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब हमारी सरकार आई और हमारी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई, संवैधानिक इतिहास में पहली बार लड़कियों के अध्ययन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विशेष व्यवस्था की गई और उसका परिणाम ऐसा कि आज अगर हम PhD करती हुई महिलाओं की संख्या देखते हैं तो वो बढ़कर 99% पहुंच चुकी है। बुलेटिन में खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को छत्तीसगढ़ के दौरे पर बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाएं राज्य को समर्पित करेंगे। इस दौरान वो एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम की यात्रा का वहां के लोग बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर बिलासपुर में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत, तेल और गैस, रेल, सड़क, शिक्षा व आवास क्षेत्रों से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वो हमको आज 33,000 करोड़ रुपए की सौगात देके जाने वाले हैं विकास कार्यों की। विकास की एक नई दिशा देंगे, विकास की नई धारा बहाएंगे छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर शहर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गारंटी मोदी जी देते हैं वो गारंटी वो आने वाले 6 महीने में ही पूरा कर देते हैं। ये सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र हमारे लोगों के बीच है, जनता के बीच है। पीएम मोदी बुनियादी ढांचे के विकास और स्थायी आजीविका को बढ़ाने की प्रतिबद्धता कई बार जाहिर कर चुके हैं और इसी दिशा में
छत्तीसगढ़ को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनटीपीसी की सीपत सुपर थर्मल पावर परियोजना के तीसरे चरण की आधारशिला रखी जाएगी, जिसकी लागत 9,790 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिलों में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला भी रखी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की 540 किलोमीटर लंबी विशाख रायपुर पाइपलाइन परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत 2,210 करोड़ रुपए से अधिक होगी। प्रधानमंत्री 108 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 7 रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और 2,690 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 111 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 3 रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे अभनपुर रायपुर खंड में मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। वे छत्तीसगढ़ में भारतीय रेलवे के नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं भीड़-भाड़ को कम करेंगी और कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी। प्रधानमंत्री NH 930 के झलमला से शेरपार खंड और NH 43 के अंबिकापुर पत्थलगांव खंड को 2 लेन में अपग्रेड करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री NH 130D के कोंडागांव नारायणपुर खंड को 2 लेन में अपग्रेड करने की आधारशिला भी रखेंगे। सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार प्रधानमंत्री 2 प्रमुख शैक्षिक पहलों को समर्पित करेंगे, जिनमें राज्य के 29 जिलों में 130 PM श्री स्कूल और रायपुर में विद्या समीक्षा केंद्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे पीएम के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ की धरा पे हमारे महान पीएम मोदी जी आ रहे हैं। इससे पहले भी वो आए हैं, पर अभी का आना एक बहुत बड़ा सौगात छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। मोदी जी ने जिस प्रकार भारत देश को सबसे आगे किया है विश्व गुरु बनाने के लिए, उनके लिए भी उनको हम बधाई देना चाहते हैं। और आज भारत देश जहाँ पर उन्होंने लेके आया है, शायद ही कोई हमारे देश का नेता इतना हमारे देश को आगे बढ़ाया है। युवा वर्ग के रूप में जिस तरीके से प्रधानमंत्री का क्रेज हम लोगों के मन में है, वो विशेष दिलचस्प बात है। प्रधानमंत्री जो है एक वैश्विक नेता है और भारत की छवि जो उन्होंने विश्व में बनाई है उसके हिसाब से जो है हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं उनके आशीर्वचन को सुनने के लिए। हम सभी युवा जो है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जाएंगे। ग्रामीण परिवारों के लिए आवास सुनिश्चित करने और उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने की प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 लाख लाभार्थियों का गृह प्रवेश होगा। प्रधानमंत्री इस योजना के तहत कुछ लाभार्थियों को चाबियां सौंपेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी यहां 33,700 करोड़ रुपए की अधिक विद्युत, तेल, गैस, रेल, सड़क, शिक्षा एवं आवास क्षेत्रों में संबंधित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इन परियोजनाओं में रेलवे लाइन का विस्तार, प्रमुख सड़कों का उन्नयन और एनटीपीसी की नई ऊर्जा परियोजनाओं, औद्योगिक विकास से जुड़े कई योजनाएं शामिल हैं। इनका उद्देश्य क्षेत्रीय विकास को गति देना और प्रदेश की आर्थिक गतिविधि को रफ्तार देना है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और गरीब मुसलमानों को सौगात मोदी किट बांटने को लेकर विपक्ष द्वारा भाजपा की आलोचना किए जाने पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, इन लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान झूठ फैलाया कि संविधान बदल दिया जाएगा। मोदी जी ने 35 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया है, लखपति दीदी योजना है, ड्रोन दीदी योजना है, जनधन योजना है। क्या इसमें केवल हिंदू हैं? क्या मुस्लिम, ईसाई इसमें शामिल नहीं हैं? सभी लोग शामिल हैं, कोई भेदभाव नहीं है। सभी योजनाएं सभी समुदायों, सभी धर्मों के लोगों को मिलती है। ये जो बोलने वाले जो है उन्होंने लोकसभा के चुनाव में कैसा बर्ताव किया है, कैसे फेक नैरेटिव को फैलाया, आरक्षण जाएगा, संविधान बदलेगा, मुसलमानों के लिए डर पैदा किया, सब कुछ किया, संविधान खतरे में ऐसा कहा गया। लेकिन वही लोग आज बोल रहे कि मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे। मोदी जी ने आज तक 35 करोड़ लोगों को दारिद्र्य रेखा के ऊपर लिया, 80 करोड़ लोगों को, जनता को मुफ्त में राशन देते। ये लखपति दीदी योजना है, ड्रोन दीदी योजना है, जनधन योजना है। क्या उसमें सिर्फ हिंदू है, इसमें मुसलमान नहीं है?
क्रिश्चियन नहीं है, सभी लोग हैं, कोई भेदभाव नहीं है। जितनी योजनाएं हैं वो सभी योजनाएं सभी समाज के, सभी धर्म के लोगों को मिलती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 21 मार्च 2025 को समाप्त हुए सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.5 अरब डॉलर बढ़कर 4 महीने के उच्चतम स्तर करीब 659 अरब डॉलर पर पहुंच गया। फॉरेन करेंसी एसेट्स में मामूली गिरावट देखने को मिली। समीक्षा अवधि के दौरान गोल्ड रिजर्व 2.8 अरब डॉलर बढ़कर 77 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। इससे पहले 14 मार्च को समाप्त हुए हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 654 अरब डॉलर हो गया था। ये लगातार तीसरा सप्ताह है जब देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त देखने को मिली है। सितंबर 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर करीब 705 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। विदेशी मुद्रा भंडार में हाल ही में हुई बढ़ोतरी से रुपया भी मजबूत हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि अर्थव्यवस्था के मजबूत बुनियादी ढांचे को दर्शाती है और इससे आरबीआई को रुपए में अस्थिरता आने पर उसे स्थिर करने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। नेपाल में शुक्रवार को राजशाही बहाली की मांग को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान जमकर बवाल हुआ जिसमें कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि सेना को बुलाना पड़ा और कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। हालात सामान्य होने पर शनिवार को नेपाल के पूर्व पीएम पुष्पकमल दहल ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान पूर्व पीएम ने राजा ज्ञानेंद्र शाह पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। पूर्व पीएम पुष्पकमल दहल प्रचंड ने कहा कि अब ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि इस सब के पीछे ज्ञानेंद्र शाह हैं। सरकार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करे और घटना की पूरी जांच हो और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।